इससे पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होनी थी। परीक्षा में जेईई मेंस की ही तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी छात्रों को सेंटर पर ही फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रवेश एवं निकास के लिए टाइम स्लॉट निर्धारित होगा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी दलों ने फादर स्टैन स्वामी के मौत पर मंगलवार को प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया, जिसमें वामपंथी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए नारेबाजी की और विरोध मार्च निकाला। वामपंथी नेताओं ने बताया कि फादर स्टैन स्वामी की मौत बेहद दुखदायी है। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई समेत कई अन्य मांगों पर अविलंब कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। हम लोग पूरे देश में जो स्टैन स्वामी का जिस तरह से स्टैन स्वामी का जुडिशियल में मौत होना, ये भाजपा की केंद्र सरकार आज कटघरे में खड़ा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आम लोगों के बीच में रह के गरीब लोगों को उत्थान करते थे, वैसे लोगों को झूठा केस में फंसा करके और उनको जेल में रख के यातना देकर उनकी मौत की गई है। स्टैन स्वामी के साथ की गई निर्मम क्रूरतापूर्ण व्यवहार भारत सरकार के द्वारा जो की गई है, उसके विरुद्ध हम लोग प्रतिवाद दिवस आज मना रहे हैं और ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वाम जनवादी शक्तियां मानवाधिकार का हनन, क्रूरतम तरीके से मानवाधिकार को कुचलने की केंद्र सरकार की नीति के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलनरत है। ये जो आज है, जो फादर स्टैन स्वामी की जो हत्या किया गया है, खास करके हिरासत में, और जिस तरह से ये परिस्थिति बनी, खास करके न्यायालय का जो रोल रहा, वो भी बड़ा दुखदायक है। और लोग ये आशा करते हैं कि कहीं से कहीं यदि सरकार का हमला होता है तो न्यायालय के शरण में जाएंगे, लेकिन न्यायालय की भूमिका भी संदिग्ध है। और इस सवाल पर जो स्टैन स्वामी के साथ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसका आज यहाँ पर प्रतिरोध करते हैं। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में रविवार की देर रात विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म मामले में जिला प्रशासन रेस हो गई है। इस मामले की जांच करने के लिए डीसी एसएसपी मंगलवार को एसएनएमएमसीएच पहुंचे, जहां कई पहलुओं पर जांच की गई। हम आपको बताएं कि रविवार की देर रात एक निजी एम्बुलेंस चालक तथा उसके सहयोगी ने एसएनएमएमसीएच में भर्ती एक अर्धविक्षिप्त युवती से दुष्कर्म किया। इस खबर को 99 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने आज जाँच करने के लिए एसएनएमएमसीएच पहुंची है। इस घटना के आलोक में ही सिक्योरिटी का एक ऑडिट के लिए हम लोग को डीसी सर की तरफ से आदेशित था, जिसमें मैं सदर एसडीएम और एएसपी साहब से साथ में हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का ही जो एसएनएमएमसीएच मेडिकल कॉलेज के अंदर का पूरा रास्ता हम लोगों ने देखा और जहाँ जहाँ मेजर लैप्सेस कर रहे हैं उसको हम नोट आउट करें और उसका डिटेल बना के हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उम्मीद करेंगे इस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई करें। सर, इसमें देखा गया है जो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, क्योंकि रात की बात है, वहाँ जहाँ हवलदार रहते हैं, होमगार्ड रहते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ रहता है, बावजूद उसके यूसी को निकाल के बाहर ले जाया गया। घटना बड़ा शर्मनाक है और कहीं ना कहीं लैप्सेस हुआ है, उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिपोर्ट बनेगा तो ऑफिस में किया। एम्बुलेंस जितने थे वो नहीं लग रहे थे, पर उसके पहले वर्षों से यहाँ पे एम्बुलेंस लगा करते थे। आपके सुपरिटेंडेंट ने कुछ ऐसा बता दिया था कि यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं लगेंगे, चूँकि हमारे कोरोना का भी समय था तो हमारे रेड क्रॉस की गाड़ियाँ लग रही थी। चूँकि प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए जहाँ लगने की कोई जगह नहीं थी, मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, तो पता नहीं उसके बाद इस कोरोना काल में लोगों ने अलाउ किया है कि कहीं कोई लिखित उखित आदेश है नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी है कि यहाँ जो घटना घटी है वो सच में बड़ा शर्मनाक है, हम लोगों के लिए भी और जो यहाँ की हॉस्पिटल और मैनेजमेंट है उसके लिए भी। तो उसी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि इसको और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम लोग। जो चीज़ें एडीएम सर ने बताया वो रियली बहुत कंसर्न रेज हुआ है कि हॉस्पिटल और हम लोग मिल के उसको कैसे चेक करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। उस घटना के आलोक
झरिया के पाथलडी ट्रैफिक रेलवे कॉलोनी में मंगलवार को रेल अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। इसके लिए कई क्वार्टरों पर बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त किया गया है। रेल प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में काफ़ी रोष है। बताया जा रहा है कि कई सालों से यहां लोग रेलवे के क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर घर बनाकर रह रहे थे। रेलवे अधिकारी कई बार इन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दे चुके थे, बावजूद इसके कोई हटना नहीं चाह रहे थे। इसी के लिए आज अधिकारियों ने 60 क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया। सबका परिवार रहता है, सब रोड पर आ जाएगा ना। अब एक को छोड़ दीजिएगा, एक को आगे बढ़िएगा, ये गलत चीज है। दुमका देवघर मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पिकअप वैन सवार एक बच्चे की मौत हो गई। पिकअप वैन बारातियों से भरी हुई थी और सभी शादी में जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। गुमला जिले में नक्सल अभियान के दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। बताया गया कि जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। उसके बाद जवान को हेलीकॉप्टर से लाने के बाद अस्पताल ले जाया गया। इससे पूर्व जवान को ले जाने के लिए रांची के खेलगांव स्थित हेलीपैड के पास पुलिस पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। यहां एम्बुलेंस भी खड़ी थी। जवान के यहां पहुंचने के बाद एम्बुलेंस से उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया। खेलगांव स्थित हेलीपैड से पुलिस और अस्पताल की टीम ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवान को मेडिका अस्पताल पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। 66 वर्षीय यशपाल शर्मा का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। यशपाल भारत की 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटने का अनोखा रिकॉर्ड कायम करने वाले यशपाल शर्मा ने अब हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में जन्मे क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के खिलाफ साल 1978 में किया था। इसके बाद वह इंग्लैंड में खेले गए 1983 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रचा था। भारत में करीब 118 दिनों के बाद सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के कुल 3,01,443 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट में भी तेजी आई है और ये अब 97.28% तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक कर रहे हैं। इससे पहले पिछले बुधवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोरोना के ताज़ा हालात की समीक्षा बैठक की थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय टीम ने भी इन राज्यों का दौरा किया था। बता दें कि देश में कोरोना के 80% मामले
90 जिलों में है, जिनमें से 14 पूर्वोत्तर राज्यों के जिले हैं। देश में 73 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पाकिस्तान अपनी सेना व आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की जम्मू के संवेदनशील ठिकानों पर नजर है, जिसमें सैन्य ठिकाने, तेल डिपो, सैन्य कानवाई, पानी बिजली परियोजना के लिए बनाए गए डैम, नेशनल हाईवे पर संवेदनशील पुल, टनल आदि है, जहां हमला किया जा सकता है। इस सूचना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के थमते ही कश्मीर फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है। डल झील हो या पहलगाम या गुलमर्ग, हर जगह सैलानियों की तादाद साफ बता रही है कि जन्नते कश्मीर आज भी देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। टैक्सी चालक, हाउसबोट मालिक और पर्यटन जगत से जुड़ा हर शख्स सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। घाटी आ रहे पर्यटकों में सुरक्षा और विश्वास की नई भावना नजर आती है, जो पहले महसूस नहीं होती थी। बिहार, झारखंड और यूपी के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पूर्व मध्य रेलवे सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। रेलवे जोन की ओर से 86 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। इस बीच यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 20 नई लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अगले 1 से 2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे सभी रूट पर पहले से चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों के साथ ही बची हुई एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी में है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई मामले आए। कई ने ऋण माफी की बात कही तो कई ने ऋण नहीं मिलने की बात भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई। मुख्यमंत्री ने मौके में इन समस्याओं के निदान के संबंध में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से बात की। इसी दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ऋण दिलाए जाने को लेकर एक युवती रोने लगी। उसने कहा कि भूलवश उसने 2 महीने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता ले लिया। नियम यह है कि जो स्वयं सहायता भत्ता लेगा उसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीन कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान की धारा 163(1) के तहत मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी को मंत्री के रूप में नियमों के विरुद्ध 6 मई 2020 से 5 नवंबर 2020 तक कार्य करने दिया गया, जबकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 6 मई 2020 को ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राज्य में सियासत गर्म है। एनडीए के सहयोगी दलों में ही इसको लेकर एक मत नहीं है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। इस बीच उनके दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस कानून का समर्थन किया है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कानून को उचित और सराहनीय कहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है उससे कहीं न कहीं इस कानून को व्यापक स्तर पर लाने की आहट आ रही है। बिहार में सिवान जिले के अंतर्गत महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए 89 लाख रुपए की निकासी किए जाने के मामले की जांच महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की है। ईओयू ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में बंद संदीप कोठारी और गणेश गावड़े को रिमांड पर लिया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।